वक्फ बोर्ड बना हुआ है, इसमें मुसलमान लोग हैं, ये धार्मिक आस्थाएं हैं, तो उसमें अदर लोग कैसे आ सकते? क्योंकि उनका ये भी कहना था जिस तरीके से यह हिंदू को लेकर के ये ट्रस्ट होती है, जो धार्मिक चीजें हैं, उसमें जो है अदर लोग नहीं आ सकते हैं, अदर समुदाय के लोग नहीं आ सकते हैं, तो फिर मुसलमानों में क्यों आ सकते हैं? ये भी एक सवाल होता है। हिंदू ट्रस्ट बना हुआ है, राम जिस अयोध्या में ट्रस्ट बना हुआ है, उसमें जो है भी जो है हिंदू समाज के लोग हैं, लेकिन उसमें भी बैकवर्ड लोग शामिल नहीं है। एक तरफ तो बीजेपी का ये चेहरा है और दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है उस बिल के माध्यम से कि हम गरीब मुसलमानों को उनको हक और अधिकार दिलाने की लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो अब जब अपने धर्म की बात आती है तो अब तो आप वहां पीछे हो जाते हो, तो वहां पे सिर्फ एक ही कास्टिज्म के लोग को आपने ट्रस्ट में रखा हुआ है और उसी को मेंबरशिप बनाया हुआ है। लेकिन जब आप गैर धर्म की बात आती है तो वहां पे आप जो है सेकुलर होने की बात करते हो। तो ये कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र है आपकी। वक्फ के नाम पर जो सरकारी संपत्तियां हैं उन पर जो वक्फ ने कब्जा कर रखा है, रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ के पास है, तो जो सरकारी ज़मीनें हैं उस पर कब्जा अवैध रूप से वक्फ कर रहा है। तो इसको कानून बनने के बाद जो सरकारी ज़मीनें हैं उस पर जो है सरकार ध्यान देगी और वक्फ से छीनेगी, यही सारी बातें। इस बिल के आने से तो वो भी जगह था, मस्जिद जो बनी हुई है पार्लियामेंट के बाहर, वो भी तो उसी में है। तो क्या वो सरकार के खाते में जमीन चली जाएगी? क्या अगर जमीन सरकार के खाते में चली जाएगी, सरकारी जमीन मान्य हो जाएगी, तो क्या मस्जिद वहां पे रहेगी कि नहीं रहेगी? उसको भी तो आप तोड़वाने की बात कर सकते हो, उसको भी तो हटाने की बात कर सकते हो। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की जमीनें 98% फर्जी है, अगर वो फर्जी जमीनें मान ही लेते हो, वहां पे मस्जिद बन गई हैं, तो आप क्या करेगी सरकार? क्या उस मस्जिद को गिराने का काम करेगी? सबसे बड़ी बात तो ये, अगर मस्जिद को गिराने की बात सरकार करेगी, ये मस्जिद को हटाने की बात करेगी, उन जमीनों को खाली कराने की बात करेगी, तो क्या आपसी विवाद पैदा होगा कि नहीं होगा? नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं खुली खबर। कल यानी कि 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ बिल जो अमेंडमेंट बिल आया है वो लोकसभा से पास हो चुका है। कल लमसम 12 घंटे से ज़्यादा इस बिल पर चर्चा हुई, बहस चली। पक्ष और विपक्ष दोनों दलों ने अपनी अपनी बातें रखी। विपक्ष में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, टीएमसी, इसके अलावा तमाम जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, आम आदमी पार्टी, सभी लोगों ने इसके खिलाफ अपना वोट दिया है, इस बिल के खिलाफ। वहीं जो चर्चा हो रही थी पिछले 1 महीने में, जो कि रमज़ान का महीना था, इफ्तार पार्टियां चल रही थी, जिसमें आपको उस इफ्तार पार्टी में चंद्रबाबू नायडू नज़र आए होंगे, उस इफ्तार पार्टी में आपको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नज़र आए होंगे, उस इफ्तार पार्टी में आपको चिराग पासवान नज़र आए होंगे। तो लोगों के अंदर ये संशय था कि क्या ये लोग इस बार अब क्योंकि इन लोगों को मुसलमानों का वोट मिलता आया है, तो क्या ये लोग, क्योंकि ये लोग अपने आप को सेकुलर बताते हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, तो क्या ये लोग वक्फ बिल के खिलाफ, इस अमेंडमेंट बिल के खिलाफ अपना वोट देंगे? लेकिन नहीं, एनडीए के साथी दल थे और एनडीए की अपनी एकता दिखाते हुए, ये बताते हुए कि भाजपा और पूरा एनडीए घटक एक साथ है, एकजुट है, सभी मुद्दों पे एक साथ है, इसलिए उन्होंने भी इस बिल के समर्थन में अपना वोट दिया और अब ये लोकसभा से पास हो चुका है। तमाम चर्चाएं हो रही हैं, सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ निशांत यादव मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है निशांत जी। नमस्कार, पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। और जो बिल की चर्चा हो रही है, इस बिल पे सुमित जी अनुमान तो लगाए जा रहे थे, इसी को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही थी कि क्या नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू इस बिल को लेकर के क्या बोलेंगे। लेकिन अब तो बिल्कुल लोगों के सामने उनका जो है चेहरा आ चुका है कि किस तरीके से उनकी जो है बिल के साथ उनकी प्रतिक्रियाएं थी, वो बिल के साथ हैं। ये तो पूरा देश अब देख रहा है। जो कल की बहस हुई पार्लियामेंट में, कल लोकसभा से, आप क्या मानते हैं कि वक्फ बिल जो आया है वो कितना मुसलमानों के हित में है, कितना मुसलमानों के खिलाफ? देखिए, सबसे पहले सुमित जी ऐसी बात है कि वक्फ बिल की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप विपक्ष में के द्वारा लगाए जा रहे थे या पक्ष के द्वारा जो दिया जा रहा था, उसको सारा जो है संसद पे हम लोगों ने सुना था, तो उसमें कहीं ना कहीं जो विपक्ष के तरफ से ये बातें आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये बिल ला करके मुसलमानों के साथ या फिर उनके साथ जो है गलत व्यवहार किया जा रहा है। इस बिल से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसलमानों में भी बंटवारा चाहते हैं,
बंटवारे की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। और अखिलेश यादव ने तो साफ तौर पे ये कहा है कि ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली वालों में होड़ मची हुई है कि कौन सबसे ज्यादा, कौन सा वोट बैंक की राजनीति? मैं बता रहा हूं आपको अखिलेश यादव का साफ तौर पे कौन कहना था कि उत्तर प्रदेश और लखनऊ में ये होड़ मची हुई है कि सबसे ज्यादा कौन जो है कट्टर हिंदूवाद है। उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि हम आपको जो है दोनों में, चाहे दिल्ली वाले हों चाहे लखनऊ वाले में, वो दोनों में एक आपसी होड़ मची हुई है कि कौन जो है सबसे ज्यादा मुसलमानों की या फिर उनकी दुर्गति करना चाहता है। ऐसे आरोप उनके कहने का जो संदर्भ, यही तो सवाल है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने कल पार्लियामेंट में तर्क दिया। उन्होंने कहा कि इस बिल से जो गरीब मुसलमान है, जो पिछड़ा मुसलमान है, जो मुसलमान महिलाएं हैं, उनको इस बिल से बहुत लाभ होने वाला है। उनके लिए बहुत सारी चीज़ें इस बिल में हैं। तो कैसे गरीबों की दुर्गति का कैसे कानून हो गया? सुमित जी देखिए, ये मैं बताऊं, ये बात तो बिल्कुल देखिए ये पॉलिटिकल भी हो सकती है कि इसमें आम मुसलमानों को क्या फायदा होगा, इसके तो बारे में मुझे नहीं पता है। मतलब आप सीधे तौर पे देख लीजिए कि ओवैसी साहब का भी भाषण था, उन्होंने साफ तौर पे कहा जिस तरीके से ये मुस्लिम पर्सनल लॉ हो चाहे वक्फ बोर्ड के लोग हों, जब बोर्ड बना हुआ है इसमें मुसलमान लोग हैं, ये धार्मिक आस्थाएं हैं, तो उसमें अदर लोग कैसे आ सकते हैं? क्योंकि उनका ये भी कहना था जिस तरीके से यह हिंदू को लेकर के ये ट्रस्ट होती है, जो धार्मिक चीजें हैं, उसमें जो है अदर लोग नहीं आ सकते हैं, अदर समुदाय के लोग नहीं आ सकते हैं, तो फिर मुसलमानों में क्यों आ सकते हैं? ये भी एक सवाल, क्योंकि आप इसको समझिए जैसे हमारे यहाँ हिंदू ट्रस्ट बना हुआ है, राम जिस अयोध्या में ट्रस्ट बना हुआ है, उसमें जो है भी जो है हिंदू समाज के लोग हैं, लेकिन उसमें भी बैकवर्ड लोग शामिल नहीं है। एक तरफ तो बीजेपी का ये चेहरा है और दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है उस बिल के माध्यम से कि हम गरीब मुसलमानों को उनको हक और अधिकार दिलाने की लड़ाई को लड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब जब अपने धर्म की बात आती है तो अब तो आप वहां पीछे हो जाते हो। तो वहां पे सिर्फ एक ही कास्टिज्म के लोग को आपने ट्रस्ट में रखा हुआ है और उसी को मेंबरशिप बनाया हुआ है, लेकिन जब आप गैर धर्म की बात आती है तो वहां पे आप जो है सेकुलर होने की बात करते हो। तो ये कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र है। उनका भी साफ तौर पे कहना था कि अगर आपके ट्रस्ट में आपके लोगों में ऐसे लोग नहीं शामिल होते तो फिर हमारे समुदाय में ऐसे क्यों शामिल होंगे? एक सवाल ये भी है कि के नाम पर जो सरकारी संपत्तियां हैं उन पर जो वक्फ ने कब्जा कर रखा है, रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ के पास है, तो जो सरकारी ज़मीनें हैं उस पर कब्जा अवैध रूप से वक्फ कर रहा है। तो इसको कानून बनने के बाद जो सरकारी ज़मीनें हैं उस पर जो है सरकार ध्यान देगी और वक्त से छीनेगी। यही सारी बात। ये भी आपने सही कहा। देखिए कि ये भी कहा जा सकता है कि अगर हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक राइट है, लोकतंत्र है, तो फिर एक वक्फ की बोर्ड की ज़मीन को ऐसा था कि जिसको वह हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते थे या कोर्ट नहीं जा सकते थे। अगर वक्फ बोर्ड बोल देता था ये हमारी ज़मीन है तो उसको न्यायालय के अंतर्गत आप अपील नहीं कर सकते थे। लेकिन ये साफ तौर पर देखिए, मेरा भी एक तरफ से मानना है ये कि अगर जो है इसको लाने से आप अगर कोर्ट में जा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे देखे गए। क्योंकि अमित शाह के बयान का अगर हम कोट करते हैं तो उन्होंने कहा है कि 2013 के बाद से दिल्ली के 123 वीवीआईपी जगहों को जो है कांग्रेस जो है वोट की राजनीति के लिए 2014 चुनाव से पहले जो है वो वक्फ बोर्ड को दे दिया था। तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं। मैं आपको बता दूं सुमित जी, सबसे बड़ी बात तो यही है, शाह ने जिस 123 जगहों की जो जिक्र किया दिल्ली में, उसमें से एक जगह में आपको पार्लियामेंट के ठीक बाहर जो मस्जिद है वो भी जमीनें जो है उसी के अंतर्गत किया गया था। तो और उसके बाद फिर इनको भी ये डर कि क्या 2014 के दरमियान जब ये 123 जगहों को किया, इस बिल के आने से तो वो भी जगह था मस्जिद जो बनी हुई है पार्लियामेंट के बाहर, वो भी तो उसी में है। तो क्या वो सरकार के खाते में जमीन चली जाएगी? क्या अगर जमीन सरकार के खाते में चली जाएगी, सरकारी जमीन मान्य हो जाएगी, तो क्या मस्जिद वहां पे रहेगी कि नहीं रहेगी? उसको भी तो आप तोड़वाने की बात कर सकते हो, उसको भी तो हटाने की बात कर सकते हो, कि ओवैसी ने भी कहा था। तो तमाम सारी बातें हैं, डर है उन लोगों की। और जिस तरीके से कहा, ये अमित शाह के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा ये भी कहा गया कि उस पर जो है गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जो अगर हम बयान देखते हैं ओवैसी जी का, उन्होंने भी इससे बोला है कि उस पे सदस्य जो बाहरी को शामिल कर रहे हैं, तो इसमें भी नीति है। आज के न्यूज अखबार को आप देखोगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि 98% वक्फ बोर्ड की जमीनों पर जो है खतरा मंडराने लगा है। तो डर तो जमीन का सताने लगा है।
वक्फ बोर्ड की लेकर। नहीं, उसमें लेकिन ये है ना, जो राजस्व विभाग में जो ज़मीनें रजिस्टर नहीं है, क्या अखबार उठाइए, बिल्कुल, जो ये यहाँ पे लिखा है कि प्रदेश में 98% वक्फ संपत्तियों पर मंडराया खतरा, लेकिन नीचे ये भी लिखा है राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है ये संपत्तियाँ, यानी कि जो वक्फ की ज़मीन है उसमें, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का डेटा है ये, बिल्कुल, जो वक्फ की ज़मीन है उसमें से 98% राजस्व विभाग में रजिस्टर ही नहीं है इनके हिसाब से, और जिलाधिकारी उसकी जांच करेंगे। तो जब रजिस्टर ही नहीं है तो वक्फ की है कैसे? तो वही तो विभाग में वक्फ के नाम पे उनका रजिस्ट्री होनी चाहिए, या तो डर तो वही है, यानी कि अवैध कब्जा है। डर तो वही है, वही तो बातें तो वही हैं कि अगर जो है राजस्व विभाग में इसका रिकॉर्ड ही नहीं है तो अभी क्या होगा कि उसमें जो है लोग अपील करेंगे। जैसे उन्होंने एक अभी यही चीज बताया कि तमिलनाडु के अंदर कोई पुरानी मंदिर थी जिसको 1500 साल से लगभग वो मंदिर थी, 1500 साल पुरानी वो मंदिर थी, उसमें जो वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा जमा लिया, लगभग 4000 एकड़ की वो जमीन बताई जा रही है। इसको भी लेकर उन्होंने बोला, लेकिन समस्या इस बात की है, क्या आज इस मुद्दे को उखाड़ना, इस मुद्दे को ज्वलंत करना इस समाज के लिए कितना हितकारी हो सकता है? समस्या तो इस बात की है, क्या इस बिल के आने से लोगों के अंदर जो है किस तरीके से भावनाएं उत्पन्न होगी, या आपसी भाईचारे को बना रहेगा कि फिर आपसी तनाव बढ़ेगा? तमाम सारी बातें देखने वाली होगी। जिस तरीके से यह कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की जमीनें 98% फर्जी है, अगर वो फर्जी जमीनें मान ही लेते हो, वहां पे मस्जिद बन गई हैं, तो आप क्या करेगी सरकार? क्या उस मस्जिद को गिराने का काम करेगी? सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर मस्जिद को गिराने की बात सरकार करेगी, मस्जिद को हटाने की बात करेगी, उन जमीनों को खाली कराने की बात करेगी, तो क्या आपसी विवाद पैदा होगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बात है, होगा ही होगा। तो ऐसे समय में समाज किस तरफ जाएगा? सोचने वाली बात तो ये होगी। चलिए, तो देखिए, तनाव बढ़ने वाली स्थिति है, और सवाल बार बार ये उठते हैं। कल अखिलेश जी ने भी इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में सवाल उठाया कि ज़रूरी ये नहीं है कि वक्फ का कितनी ज़मीनों पर कब्जा है, ज़रूरी ये है कि चाइना ने कितनी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है। इस पर सरकार को चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और क्या यही सही समय है वक्फ बिल को लाने का? और सवाल बार बार ये उठता है कि आप जिन लोगों के लिए कानून बना रहे हैं, उन लोगों की सहमति क्यों आपके कानून में नहीं होती? जब आपने कृषि कानून बनाया तो उसमें किसानों की सहमति आपके साथ नहीं थी। जब आपने युवाओं के लिए अग्निवीर का कानून बनाया तो युवाओं की सहमति आपके साथ नहीं थी। जब आप वक्फ का कानून लेके आ रहे हैं, आप कह रहे हैं जो पिछड़ा तबका है मुसलमानों का, जो महिलाएं हैं मुसलमान की कम्युनिटी में, उनको इसका लाभ मिलेगा, लेकिन आप बिना उनकी सहमति के, बिना मुस्लिम समाज की सहमति के आप जब ये कानून। हाँ निशांत, क्या कह? सुमित जी, मैं कर रहा हूँ, आपने भी एक बात बोला कि क्या ये सही समय है ये वक्फ बिल लाने के लिए। मैं आपको बता दूं कि देखिए कि जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा वोट की राजनीति या ध्रुवीकरण, समाज को बांटने की आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि बिहार चुनाव होने वाला है। बिहार चुनाव लेकर के जो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है कि इस पे बीजेपी हिंदुइज्म को लेकर के फिर से चुनाव में आ रही है, और क्योंकि वो उनका एक ट्रम्प कार्ड है, वो हिंदुइज्म को लेकर के ही बीजेपी सरकार में आई है और हिंदुओं को एक साथ जोड़ना चाहती है, चाहे वो उनके हिसाब से, चाहे वो दलित पिछड़े वर्ग के भी हो, लेकिन वो उनको जो है हिंदू बीजेपी तो मुसलमानों को भी जोड़ रही है। बिहार में उसने पूरे रमजान में ईद के उसने पैकेट बांटे हैं लोगों को। नहीं, बिल्कुल उनको देखो, उसमें भी ध्रुवीकरण की राजनीति आप देख सकते हैं। जैसे देखिए, बीजेपी को हिंदुइज्म चाहिए और प्लस उद्देश्य आप बटेंगे कटेंगे किनारे, यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था, उसको लेकर के उनको कितना फायदा हुआ इसको तो आप अंदाजा आप लगाए होंगे। तो बिहार की में जो है चाहिए, बीजेपी अपनी पॉलिसी लेके आ रही है हिंदुइज्म को लेकर के, और उधर जो है नीतीश बाबू और ये चिराग पासवान और ये जो लोग हैं, ये जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जो बैकवर्ड मुसलमान थे, जो उन लोगों की महिलाओं की भागीदारिता को हम लोगों ने बढ़ाया है, उसमें 2 सदस्य जो है उस बिल में जो है 2 महिलाएं सदस्य भी रहेंगी मुस्लिम समाज से। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने जो है एनडीए को वोट किया है, या वो जो है महिलाओं की तरफ और बैकवर्ड मुसलमानों की तरफ ध्यान को आकर्षित करना चाहते हैं। मुसलमानों में भी बंटवारा करके हो सकता है वोट लेने की ध्रुवीकरण राजनीति दिखाई दे रही है। इसमें आपको क्या लगता है कि जब, क्योंकि अब अगले कुछ महीनों में बिहार में चुनाव है, और क्योंकि नीतीश जी अपने आप को सेकुलर मानते हैं, सेकुलर कहते हैं, तो इस
बिल में एनडीए के खेमे में एनडीए की तरफ से वोट करना, बिल के समर्थन में वोट करना, तो क्या मुस्लिम वोट जो है वो छिटक जाएगा अब नीतीश कुमार से? देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, इसका जरूर प्रभाव तो बहुत तगड़ा पड़ेगा सुमित जी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सारे मुसलमानों में भी इसका आक्रोश है, चाहे वो वक्फ बिल के बारे में जानते हो या ना जानते हो। क्योंकि हमने कुछ लोगों से बात किया तो उनका साफ तौर पे कहना था कि हमारे लोगों में मुसलमान इस्लाम को मानता है, छोटे और बड़े की कोई यहाँ अहमियत नहीं होती है। जो गरीब मुसलमान होते हैं, जो उसमें ये भी कुछ लोगों ने बताया कि जो उसके द्वारा फंडिंग के द्वारा जो पैसे आते हैं या फिर जो चंदा आता है उन लोगों से, उसमें से गरीब मुसलमानों की सहायता के लिए बहुत सारे अनुदान किए जाते हैं। तो उसमें उनका साफ तौर पर ये कहना था कि बंटवारा हम आपसी भाईचारे को खराब नहीं करेंगे और ये बीजेपी के पॉलिसी को हम समझते हैं, ये उनका कहना था। बीजेपी की पॉलिसी को वो लोग समझते हैं शायद, और वोट के बंटवारे को लेकर, वोट की राजनीति को लेकर कैसा कर रहे हैं, और इसका खामियाजा नीतीश बाबू को भुगतना पड़ेगा। इसका खामियाजा चिराग पासवान को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग दोहरे चरित्र की राजनीति करते हैं। और जिस तरीके से आपने भी बताया कि कई जगह इफ्तार पार्टी दे करके लोगों से रमज़ान के महीने में सारा प्यार और वो सारे कुछ बांटे, सब कुछ मिले, लेकिन वाकई में वो लोग जो है मुसलमानों की हितैषी नहीं है, ऐसे लोगों का कहना है। और उसके बाद फिर जो है आने वाले चुनाव में भी इसका खामियाजा हो सकता है, देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं क्या असर बिहार के चुनाव में इस बिल का होगा। मुस्लिम जो समाज है वो किस तरफ जाएगा। अच्छा, एक चीज और भी है सुमित भाई, इसमें एक चीज और भी है, इससे जो है विपक्ष भी राजनीति कर रही है, इसमें दो राय नहीं है भाई। विपक्ष को भी अपनी राजनीति सीखने का मौका बीजेपी ने ही तो दिया। और जब एक तरफ आप हिंदुइज्म को लेकर के चलोगे तो दूसरे तरफ जो विपक्ष के लोग हैं वो सेकुलरिज्म को लेकर चल रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि भाई देखिए, वो सेकुलर पार्टी है, वो सर्व समाज और सारे जाति विशेष धर्मों को लेकर के चलते हैं। हम आपको एक उदाहरण पे दे दें, जैसे अखिलेश यादव ने भरे संसद में ये कहा, इस बीजेपी के इसका जवाब जो है, इस बिल का जवाब पीडीए देगा, क्योंकि उनकी एक अलग पॉलिसी चल रही है पीडीए की। और तेजस्वी तो पूरा खुला विरोध कर रहे थे, उन्होंने सड़क पे भी जो है इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, और विधानसभा में भी, मतलब पार्लियामेंट में भी, विधानसभा में भी उनके विधायक और पार्लियामेंट में उनके सांसद इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। लालू जी इसका लगातार विरोध करते आ रहे हैं। लेकिन उसमें एक मामला और ट्विस्ट था, देखने वाली थी। अमित शाह ने कोट किया था कि 2013 में जब ये जो बिल आया है, इसको अगर संशोधन नहीं किया होता तो हम इस बिल को दोबारा नहीं लेकर के आते। कांग्रेस के लोगों का उसमें तर्क है कि उस समय बीजेपी का भी समर्थन था। आप जो है, हाँ बिल्कुल था। आप जो है मुख्तार अब्बास नकवी उस समय सांसद थे, उनका बयान सुनिए, आप शाहनवाज हुसैन का बयान सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल, उन लोगों का समर्थन था उस बिल को लेके, जो वक्फ संपत्ति एक्ट जो बना है 2013 में। उसमें माननीय सुषमा स्वराज जी भी थी, जो लेट माननीय सुषमा स्वराज जी भी थी उस समय, और राजनाथ सिंह जी भी थे, और उसके बाद फिर ये सबसे बड़ी बात तो लालकृष्ण आडवाणी भी थे उस समय। ये भी तो थे। या तो बीजेपी के लोग लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह को बड़ा नेता नहीं मानती होगी। इस आज के दौर में उन सबसे बड़े नेता तो गृह मंत्री अमित शाह होंगे या फिर नरेंद्र मोदी जी होंगे, आडवाणी जी से भी बड़े। या तो फिर उन लोगों ने उस समय सहमति क्यों दिया था फिर इस बिल को? सोचने वाली बात तो ये भी होगी ना। तो लगातार अब सवाल है, वक्फ बिल जो है वो पार्लियामेंट में लोकसभा से पास हो चुका है, अब राज्यसभा, और उसके बाद राज्यसभा में चर्चा होगी और देखते हैं वहाँ क्या होगा। अब लेकिन इसका असर जो आगामी बिहार का चुनाव है उस पर क्या पड़ेगा, ये बहुत देखने वाली बात होगी। कितना असर जो मुस्लिम समाज का है वो किस तरफ अब डाइवर्ट होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसके अलावा जो तमाम मुद्दे हैं, जो कि कई लोगों ने सदन में कल कहा भी, खासतौर से अखिलेश जी ने, कि जो मुख्य मुद्दे हैं इस देश के, वहाँ से भटकाने के लिए, ध्यान भ्रमित करने के लिए ये वक्फ बिल जो अमेंडमेंट बिल है वो लाया गया है। आप लोग क्या सोचते? कुंभ का भी जिक्र किया था। हाँ, तो आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।